हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ या सीजी व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने आजीविका, पंचायती राज और भारतीय संविधान का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता धारा 13 में बताया गया है। आज का पहला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 2013 को, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2007 को, तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 2015 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 को। तो जो अटल खेतिहर मजदूर बीमा जो योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर कम करना, दूसरा ऑप्शन है नवजात शिशु की देखभाल करना, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं की देखभाल करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जननी सुरक्षा योजना ये संबंधित है गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है उसको कम करने से। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे प्रसव के दौरान जो है माताओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसी मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, NRHM का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल रियल हेल्थ मिशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल रूरल हेल्थ मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है नेशनल रूरल होम मिशन, चौथा ऑप्शन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो जो NRHM इसका पूरा जो नाम है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित योजना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा ऑप्शन है जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित योजना नहीं है वह है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है, जिसे प्रारंभ किया गया था 9 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, और फिर इसको बाद में 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में विलय कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग के बच्चों को भोजन देना, दूसरा ऑप्शन है गरीब बच्चों को शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका लक्ष्य होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सभी वर्ग के बच्चों को। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे की विधवा महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सहयोग देने की योजना है। पहला ऑप्शन है इंदिरा आवास राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष से अधिक सभी वृद्धजन को, दूसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा के ऊपर के 60 वर्ष से अधिक सभी वृद्धजन को,
तीसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे के 60 वर्ष से अधिक सभी वृद्ध जन को। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसे किसे लाभ मिलता है? तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी विधवा महिलाएं। दूसरा ऑप्शन है 40 से 79 आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाओं को। तीसरा ऑप्शन है 60 से 79 आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाओं को। चौथा ऑप्शन है सभी विधवा महिलाओं को। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलता है 40 से 79 आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो विधवा महिलाएं हैं, उनको लाभ मिलता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना। तो ये याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, इसे पहले जाना जाता था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सूचना रखने वाला व्यक्ति जन साधारण का सूचना उपलब्ध कराए। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। तीसरा ऑप्शन है सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। चौथा ऑप्शन है पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, अधिकार अधिनियम, उसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम लोकसभा से कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 11 मई 2005 को। दूसरा ऑप्शन है 12 मई 2005 को। तीसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल 2005 को। चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 को। तो जो सूचना के अधिकार अधिनियम है, ये लोकसभा में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 11 मई 2005 को। लोकसभा में पारित हुआ ये 11 मई 2005 को। और फिर जो 12 मई है, ठीक है, 12 मई 2005 को ये राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के लिए कितने दिनों का समय सीमित था? पहला ऑप्शन है 10 दिन। दूसरा ऑप्शन 20 दिन। तीसरा ऑप्शन 30 दिन। चौथा ऑप्शन है 40 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 30 दिन। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो जो सूचना का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कितने अध्याय तथा धाराओं में विभाजित है? पहला ऑप्शन है 6 अध्याय और 31 धाराओं में। दूसरा ऑप्शन है 8 अध्याय और 30 धाराओं में। तीसरा ऑप्शन है 7 अध्याय और 35 धाराओं में। चौथा ऑप्शन है 5 अध्याय और 31 धाराओं में। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये 6 अध्याय, ठीक है, 6 अध्याय और 31 धाराओं में विभाजित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। आपके लिए आज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में शामिल है। पहला ऑप्शन है 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते होंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।